नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर झारखंड से आई है, जहां छात्रों की मांग के आगे झारखंड सरकार आखिरकार झुक गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से हुई सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराई जाएगी। यह भी कहा कि परीक्षाओं में सुधार के लिए सरकार एक कमेटी का भी गठन करेगी। पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक अलग से स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। जैसे ही हेमंत सोरेन ने ये ऐलान किया, छात्र खुशी से झूमने लग गए, भावुक हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा रांची से, जहां देखिए जैसे ही हेमंत सोरेन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि टीडीपीएल के जरिए जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। और देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने क्या कहा, एक बार सुनिए जरा। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, चूंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त उसे स्टेडियम में मौजूद हैं, जहां पर रांची में पूरा प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। अभय, 24 दिनों की लंबी लड़ाई थी ये छात्रों की और आखिरकार आज इतने दिनों के बाद सरकार झुक गई। हालांकि सीबीआई जांच पर अभी भी सहमति नहीं बनी। छात्र क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ का चश्मदीद हूं इन छात्रों के आंदोलन का। 24 दिनों से छात्र बैठे हुए हैं और मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद हैं, पीयूष, आज तो जश्न का दिन है, आंखों में आंसू हैं आपके। टीडीपीएल रद्द कर दिया, हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साथ ही सीजीएल रद्द कर दिया। सबसे पहले कितनी बड़ी लड़ाई, कितनी बड़ी जीत? ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये पहला कदम हम लोगों ने जीता है, पर अभी बाकी है। लड़ाई हमारी अधूरी है। जब तक 11 to 13 और सीबीआई जांच सारे एग्जाम्स में नहीं होता, तब तक हमारी जीत पूरी नहीं हुई है। यह पहला कदम है। अब इस पूरे भ्रष्टाचार को, जिसने जड़ से खंगाल दिया था झारखंड को, उसको समाप्त करना बाकी है। आप देख रहे होंगे हमारी आंखों में आंसू है। ये झारखंड के लाखों छात्रों का इमोशन है। ये सीजीएल भारत का सबसे बड़ा नौकरी स्कैम है। अभी सिर्फ इसका रद्द का बात हुआ है, अभी सीबीआई जांच बाकी है। और 11 to 13 जेपीएससी पर जब तक हम लोगों को नहीं मिलता, हम कहीं नहीं जाने वाले। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच यहीं बैठा है। आज रात हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो आपने कहा था कि आप हेमंत सोरेन के घर का, उनके आवास का घेराव करेंगे, कल तक का अल्टीमेटम दिया था, सरकार ने आज बातें मान ली। उन्होंने बोल दिया टीडीपीएल ने जो रिक्रूटमेंट करी वो भी रद्द, टीडीपीएल ने जो एग्जाम कराए वो भी रद्द, सीजीएल एग्जाम जो आपकी मुख्य मांग थी वो भी रद्द। आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? आप घेराव करेंगे, आंदोलन चलेगा या अब आप लोग घर लौट जाएंगे? अभी थोड़ा अध्ययन करने का समय चाहते हैं। थोड़ा विस्तार से चीज़ों को समझना चाहते हैं कि टीडीपीएल की कौन कौन सी परीक्षा को इन्होंने रद्द किया है या नहीं किया है। क्योंकि टीडीपीएल के बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर के
निश्चिंतता नहीं थी। कुछ परीक्षाओं में आधा TDPL ने करवाया है, कुछ को पूरा करवाया है। तो अभी उस टेक्निकलिटी की ओर जानना चाहते हैं कि 11 to 13 CDPO FSO इनका क्या हुआ। अभी एक बार विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग इस बारे में फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। बिना अध्ययन के कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा, जिस प्रकार से डे 1 से इंडिया टीवी ने हम छात्रों की बातों को पूरे भारत तक पहुँचाया है, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। झारखंड के लोगों को पहचानते नहीं कोई, ये परसेप्शन बना हुआ है। आप झारखंड के हम गरीब छात्रों के लिए आए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। खुश हैं आप? खुश हैं। चलिए, आप कह रहे हैं आपकी 2 मांगे और हैं, 11 से 13 और इसके अलावा CBI जांच। लेकिन आज भी कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। झारखंड के इतिहास में यह एक स्टैंडर्ड सेट करने वाला है। पूरे भारत में यह स्टैंडर्ड सेट करेगा कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, करप्शन से, अनियमितता से, अगर एग्जाम में धांधली से पास हुए हैं वो नहीं बचेंगे। आज झारखंड ने यह तय किया है। ये आने वाले भविष्य का पहला कदम है जहां नौकरियां बेची नहीं जाएंगी। जरा ये भी पूछेगा कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, CID जांच कराई जाएगी सभी एग्जाम्स की। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक अलग से रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। क्या छात्र इसको लेकर सहमत होंगे? देखिए प्रिया, बिल्कुल पूछ लेते हैं। और पीयूष का पहले मैं आपको एक बार बता दूं, पीयूष जो हैं वो JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के छात्र प्रवक्ता भी हैं और एस्पिरेंट्स भी हैं। इन्होंने JPSC परीक्षा भी दी, JSSC परीक्षा भी दी। पीयूष, हमारा सवाल ये है कि ये भी कहा गया है कि 2014 से अब तक जितने एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनकी CID पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करवाएगी और न्यायिक जांच की बात जो है वो भी बात हो रही है। तो आप लोग सेटिस्फाई हैं अपने CM के इस आश्वासन से? नहीं, हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मांग CID की नहीं थी। हम CBI पे अड़े गए, CID पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। हम थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बाद ही इस बारे में कुछ टिप्पणी कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मांग CBI की थी और CID पे हम लोगों को भरोसा नहीं है। ये day 1 से हमारा कॉल था। आंदोलन अभी जो मैं ये स्वरूप देख रहा हूँ 24 दिनों से, अब आंदोलन आगे चलेगा? ये आज रात के अध्ययन के बाद हम लोग फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन यह बात तय है कि अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। चलिए पीयूष, बोलना पड़ेगा आपको और आपके जितने छात्र हैं सबको बहुत मुबारकबाद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे आप शुरुआत से ये संघर्ष कर रहे हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया था हमारे पास तिरपाल भी नहीं था। ये हमारा ताजमहल है, ये हमारे लिए ताजमहल है और ये तो शुरुआत है, अभी तो असली लड़ाई बाकी है। ये JPSC JSSC रिफॉर्म मंच कहीं नहीं जाने वाला। झारखंड के छात्रों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जहां भी जरूरत पड़ी JPSC JSSC रिफॉर्म मंच हमेशा आगे खड़ा मिलेगा। छात्रों के भविष्य के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और भी छात्र हैं। CBI की जांच भैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2024 में 28-29 जनवरी को परीक्षा हुआ था CGL का। उसके बाद वो परीक्षा रद्द हुआ था। लेकिन उसके बाद जब फिर यह परीक्षा हुआ पुनः CGL का, तो परीक्षा रद्द हुआ था, उसके बावजूद इसमें इतना घोटाला हो गया। इसीलिए हम CBI जांच मांग रहे हैं। और ये भैया आप जश्न का बात कर रहे हैं, ये जश्न सिर्फ छात्रों का ही नहीं है बल्कि झारखंड के किसानों का भी है, झारखंड के मजदूरों का भी है। क्योंकि एक CO जब नकली CO बन करके जाता है, ब्लॉक में काम करता है, जब एक DSP नकली बन करके जाता है, उससे पूरा झारखंड अफेक्ट होता है। इसीलिए जीत ये पूरे झारखंड की है। देखिए छात्र यहाँ पर हैं, यहाँ पर सांसद भी पहुंचे हैं। पहले से हम 2 दिन से यहाँ लंगर लगा है हमारा। अभी 1 घंटा पहले 15-20 मिनट पहले ही हमने यहाँ पे CM साहब को विनती की थी कि इस पे मत छेड़िए, क्योंकि इनका अल्टीमेटम अब सब्र का घड़ा बच्चों का भर चुका है और सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था। 1-1 करोड़ रुपए में पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट यहाँ नीलाम बेची गई। प्राइवेट कंपनी TDPL को एग्जाम 4 साल से हुए और वो जो अभय तिवारी पकड़ा उसने कन्फेस किया 1 करोड़ रुपए की सीट। बाहर से लोग हरियाणा से, यूपी से, बिहार से 1-1 करोड़ रुपया, ये तो गरीब बच्चे हैं बेचारे, इनके हक आज माने गए। और 2000 ये पिछले जब से TDPL आई है 4 साल से सारे एग्जाम कैंसिल होंगे। आज जीत हुई है युवाओं की, झारखंड के युवाओं की जीत हुई है। और ये खाली पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, ये लैब असिस्टेंट, PGT और एक्साइज, पता नहीं क्या क्या धांधलेबाजी। एक्साइज कांस्टेबल का मैं विद्यार्थी हूँ
उसमें 17-18 जाने गई थी सर। वो भी जांच का विषय है सर, क्योंकि टॉप 100 जो अभ्यर्थी चयन हुए उसमें कोई 99% किसी का मार्क्स है, किसी का 98% मार्क्स है। उतना मार्क्स नहीं लाया जा सकता है सर। बताते ही नहीं थे, टॉप 100 ये पास है, जांच होने का विषय है। वो कह रहे थे पास फेल, मार्क्स बताते ही नहीं थे। आज अबे समय है तो कुछ और तस्वीरें भी दिखाइएगा, कुछ और छात्रों से भी बात करिए, और क्या कह रहे आगे हैं की छात्र तरफ इस में वक्त? पर जश्न भी आपको दिखा दूं। जी। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, छात्र खुश हैं। और प्रिया, एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहाँ से तस्वीर देख लीजिए, पीयूष है और ये कह रहे हैं स्टडी। देखिए हमारे पास पीयूष से हमने बात की, पीयूष आप यहाँ आइए, हमारी रुपेश से बात करना बहुत जरूरी है। रुपेश, आज 14वां दिन भूख हड़ताल का और आपके हौसले को सलाम है। 14 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है, आज बहुत बड़ी जीत। आपकी जो लड़ाई थी छात्रों के लिए, अपने लिए, भविष्य के लिए, कितनी बड़ी जीत है? जी आज बहुत बड़ी जीत है। आज मेरे पास शब्द कम है कि जिस तरह से आज सरकार हम लोग के पक्ष में फैसला सुनाई है, मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि माननीय हेमंत सोरेन जब हम लोग के सामने बातों को रखेंगे, कहीं ना कहीं मैं विश्वास था कि वो हम लोग को बात अगर सामने रखते हैं तो हम लोग को जीत सुनिश्चित होगी। बट आज जिस तरह से सरकार हम लोग फैसला सुनाई है, मैं उनको पूरे झारखंड वासियों की तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूँ और पुनः उनसे एक बार फिर से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। देखिए इनकी तबीयत ठीक नहीं है और प्रिया 14 दिन से जी आंसू आ रहे हैं। आपके आंसू नहीं आने चाहिए आज। आज आपका जीत का दिन है। रुपेश, आपका जीत का दिन है, खुशी जश्न मनाइए। जी मैं खुश हूँ, बट आज खाना खाएंगे? अभी कुछ और लड़ाई बाकी है। हाँ। जब तक सारी मांग नहीं पड़ी तब तक नहीं खाना खाएंगे। बट आज हम लोग की जीत अभी पूरी नहीं हुई है, आधी जीत है और ये आधा जीत का जश्न है। जिस दिन हमारी सारी मांगे मान ली जाएगी, हम लोग पूरी तरह से जीत मनाएंगे। लेकिन आज का जो जीत हुआ है वो कोई छोटा मोटा जीत नहीं है, ये हमारे 24 दिनों का मेहनतों का जीत है। पहला कदम हुआ है, अभी बाकी बहुत सारे एक और मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। सविता कुमारी हमारे साथ है। सविता, आप इंडिया टीवी पे लाइव हैं। सविता ने भी 14 दिनों से कुछ नहीं खाया। 14 दिनों से सविता ने कुछ नहीं खाया। सविता, आपकी लड़ाई जो है वो अब कहीं ना कहीं रिजल्ट लेकर आई है। टीडीपीएल के सारे एग्जाम रद्द, रिक्रूटमेंट रद्द, सीजीएल रद्द, कितनी खुश है आज? सर हम बहुत खुश है कि सीजीएल रद्द हो गया, टीडीपीएल कंपनी द्वारा दिया गया पूर्ण में सारे एग्जाम रद्द हो गया है और 14 जेपीएससी भी रद्द हो गया है। लेकिन हमारी जो और एक मांग थी, सीबीआई जांच की मांग, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक मेरा जो भूख हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगा। सीबीआई जांच लेके रहेंगे। आपके जो प्रवक्ता हैं, जो छात्रों के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि आज हम स्टडी करेंगे, जो भी सरकार ने फैसला लिया है स्टडी करेंगे। टीडीपीएल को लेकर जो रद्द है या फिर जो सीआईडी जांच की बात है 2014 से लेकर अब तक, उसके बाद बताएंगे कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आंदोलन को लेकर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपकी तबीयत बहुत खराब है, अब आप खाना खा लीजिए। नहीं सर, जो हमारा सीबीआई जांच की मांग है, जब तक उसको पूरा नहीं हो जाते तब तक मेरे जो भूख हड़ताल है जारी रहेगा। और 11 to 13 जेपीएससी भी रद्द होनी चाहिए, उसमें भी बड़ी धांधली है, वो भी तो रद्द अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं भूख हड़ताल कैसे तोड़ दूंगी? आपने जो अस्पताल में आपके साथी हैं अबीबा और साथ में राहुल, उनको भी जानकारी दे दी है? उनसे बात हुई है? उनको भी जानकारी अभी तक मिल गई होगी। मेरा तो तबीयत खराब था तो मैं तो जानकारी नहीं ले पाई हूँ, लेकिन जो हमारे डेलीगेशन टीम में भैया लोग हैं जानकारी दे चुके होंगे। और भी छात्र हैं आप लोग? इनका बीपी लो था एक्चुअली, मैं अभी जस्ट डॉक्टर आए थे चेकअप कराने के लिए, मैं इनके साथ कंटिन्यू रह रही हूँ। इनका बीपी काफी लो था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इनका बीपी लो है, क्योंकि इनका ताकत का जो जीत है ना, जो जीत की ताकत इनको मिल रही है वो पता नहीं कहाँ से मिल रही है। शायद अंदर से ही कहते हैं ना कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तो बस उसी का है और बहुत खुशी मिल रहा है। मैं भी सिर्फ सुबह देख रहा था, कल भी मुलाकात हुई, आज भी हुई। कंटिन्यू इनका बीपी गिरा ही जा रहा था। आप सुबह थोड़ा डाउन थे, लेकिन अब ये खुशी से थोड़ी एनर्जी बहुत ज्यादा खुशी का शरीर बहुत भले तबीयत खराब है, कमजोर है, लेकिन जो ये खुशी का है ना, ये वो बता नहीं सकती। बहुत खुशी की बात है, ये खुशी का चमक जो दिख रहा है ना सर, हमको बता नहीं सकते। इतनी बड़ी खुशी हुई है, हमारी जीत हुई है, भगवान पे भरोसा फिर से वापस आया हम लोग का। ये एक ऐतिहासिक जीत है आज हमें मिली है। ये जीत पूरे देश भर के छात्रों में एक मिसाल कायम करेगी कि जब जब अन्याय हो आप लड़िए। आप सरकार परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़िए।
के खिलाफ लड़िए, अपनी नौकरी की मांग को लेकर लड़िए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र आंदोलन की शक्ति जिंदाबाद। मेरा नाम अनुपमा महतो है। हम लोग जब फर्स्ट डे घर से निकले थे तो हम लोग ने ये ठान लिया था कि हमारे पूर्वज जो लड़ाई लड़े थे बाहर के अंग्रेजों से, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे देश के अंदर बैठे अंग्रेजों से। धन्यवाद। ये पूरे झारखंड की जीत है और सभी युवा मिल करके जो एक साथ एक मंच पर लड़े, उस चीज के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे झारखंड में अब कोई नहीं बोलेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब सब बोलेगा कि मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अब हमारी जीत पक्की है। कि झारखंड को कोई चिंता है, आ जाओ, सबको चिंता है झारखंड को। इंडिया बस नहीं, पूरा विश्व जान रहा है। आज गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग झारखंडी है। जय जोहार, जय किसान। बिल्कुल जय जोहार जय किसान का नारा और जश्न की तस्वीरें, जो जश्न की तस्वीरें हैं। और छात्रों ने यह बोला जब हमने उनसे सवाल पूछा प्रिया कि अब आंदोलन कैसे रहेगा, सीबीआई जांच और जेपीएससी 11वीं से 13वीं को लेकर ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि अभी सारी मांगे नहीं मानी है, उसको लेकर छात्रों ने बहुत सुलझा हुआ ये जवाब दिया है कि जो आज मांगे मानी है, जो हेमंत सोरेन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी ये लोग स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद अपना कोई अगला फैसला रखेंगे। कितनी खुशी है आज? बहुत ज्यादा खुशी है। हम लोग की ऐतिहासिक जीत है। 24 दिन का जो मेहनत है वो रंग लाया है और जितने भाई बंधु अभी हम लोग जाएंगे जो हॉस्पिटल में भर्ती है उनके साथ हम लोग खुशी मनाएंगे। पूरा छात्र लोग का जीत है और हम जितने शिक्षक लोग हैं, अभिभावक लोग हैं, झारखंड के तमाम लोग जो साथ दिए हैं उन सभी का जीत है। तो देखिए बहुत बड़ी जीत है इन छात्रों की। ये छात्र 24 दिन से और ये जो आप ऊपर तिरपाल देख रहे हैं ये अभी कुछ दिन पहले लगा है। पानी में ये छात्र बैठते थे, पानी बरसता था, पानी भर जाता था। इनकी जो लड़ाई थी वो बहुत करीब से देखी है। हमने पहले दिन से देखा है 25 जुलाई से इस पूरे प्रदर्शन की, छात्रों के अनशन की शुरुआत हुई और आज पूरे 24 दिन बीत गए, लेकिन छात्रों का जो जज्बा है वो कहीं से भी कमतर नजर नहीं आया। लगातार वो डटे रहे, चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी, गर्मी, हर हालात में वो जूझते रहे और आखिरकार आज सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि छात्र ये कह रहे हैं अभी ये लड़ाई पूरी नहीं हुई है, कुछ जीत हुई है, आधे कदम हम आगे बढ़े हैं, आधा कदम आगे बढ़ाना और बाकी अब देखना होगा कि प्रदर्शन कितना आगे जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारी के लिए। पिछले 2 दिनों से पॉलिटिकल सर्कल में एक वायरस तेजी से फैल रहा है। मोदी के सियासी शत्रु खुद को दिमागी नक्सल घोषित कर रहे हैं और इसकी शुरुआत चिदम्बरम ने की। आज केजरीवाल ने रिपीट किया। इंडिया अलायंस में शामिल दूसरे दलों के नेता भी इसी रास्ते पर हैं। बीजेपी ने आने वाले सियासी चैलेंज को समझा और आज इस वायरस की एंटी वायरस तैयार करके सामने रख दिया। नितिन नवीन की नई टीम 27 भी लड़ाएगी, 28 भी लड़ाएगी, 29 भी लड़ाएगी और दिमागी नक्सल के वायरस का इलाज भी करेगी। बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया टीम पूरी तरीके से बदल दी है, यानी कि आने वाले दिनों में व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम तक अब एक नई बीजेपी आपको नजर आएगी। नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल से लड़ने वाली बीजेपी की नई टीम फाइनल कर दी है। मोदी ने हिंदू नेशनलिस्ट टीम को ओके कर दिया है। ये टीम जोर लगाकर भारत माता की जय बोलेगी। जो लोग वंदे मातरम को रोकने का पाप करेंगे उनको सियासी तौर पर जवाब देगी। नितिन नवीन की नई टीम 2029 का चुनाव लड़ाएगी। यही टीम बीजेपी को 27 और 28 का चुनाव जितवाएगी। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। नितिन नवीन की टीमों में 8 महामंत्री बनाए गए। एबीवीपी से बीजेपी में आए विनोद तावड़े पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का भरोसा कायम है। सुनील बंसल को बंगाल विजय का इनाम मिला। सुनील बंसल नवीन टीम में भी महामंत्री है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर प्रवक्ता स्मृति ईरानी को पहली बार बीजेपी संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान के जाट नेता सतीश पुनिया भी महामंत्री बनाए गए हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव, मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल, यूपी के तेज तर्रार नेता हरीश द्विवेदी और हरियाणा के करनाल से सांसद रह चुके संजय भाटिया
इनके कंधे पर 26 से 29 की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी के ये 3 शब्द ध्यान से देखिए। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस मतलब संगठन का अनुभव, एनर्जी यानी नई ऊर्जा, नई सोच, ग्रास रूट कनेक्ट मतलब जमीन से जुड़ाव। नितिन नवीन की टीम के बारे में ये नरेंद्र मोदी का असेसमेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अब सोच देखिए, किस तरीके से अपना टीम बनाते हैं और हर स्टेट, हर रीजन, समाज के अलग अलग वर्ग और तजुर्बे वाले एक्सपीरियंस और ऊर्जावान नए चेहरा किस तरीके से मिश्रण करके टीम बनाते हैं। तो हम तो हमेशा अपने आप को हम किस्मत वाला इंसान मानते हैं कि मोदी जी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव हैं। उससे आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं। बीजेपी महामंत्रियों के यूएसपी के हिसाब से सबके रोल डिफाइन है। विनोद तावड़े और सुनील बंसल प्योर संगठन के आदमी हैं। ये आगे भी संगठन देखेंगे। सतीश पुनिया राजस्थान चुनाव के लिए अहम है और स्मृति ईरानी अब बड़े मंच पर मोदी विरोधी नैरेटिव्स का काउंटर करेंगी। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी की इमेज को तार-तार करना। उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है। उनका टारगेट सिर्फ मोदी है। मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। बीजेपी की नई टीम में वही चुने गए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो यूथ वोटर्स को पार्टी की लाइन समझा सके, जो अच्छी हिंदी के साथ अच्छी अंग्रेजी भी बोल सके, जो खुद युवा हैं और जो आगे कम से कम 20 साल तक पार्टी की सेवा कर सकते हैं। नवीन की राष्ट्रीय टीम की एवरेज एज 53 साल है। 65 सदस्यों में से 6 सदस्य 40 साल से कम उम्र के हैं, 15 सदस्य 40 से 49 साल की उम्र के हैं, 21 सदस्य 50 से 59 साल के हैं और 23 सदस्य 60 साल या 60 साल से अधिक उम्र के हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अमित मालवीय को सोशल मीडिया कन्वीनर के पद से छुट्टी कर देने की है। अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को बीजेपी का नया सोशल मीडिया कन्वीनर बनाया गया। जेनजी के इस दौर में बीजेपी को सोशल मीडिया पर नया ब्लड, नई एनर्जी चाहिए, इसीलिए म्हस्के को लगाया गया, जो छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन के साथ काम कर चुके हैं। देखिए, जिन पार्टियों के पास मुद्दे नहीं होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं और मैंने कहा कि आप सनसनी फैला सकते हैं सोशल मीडिया से क्षणिक समय तक, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और सच को कोई डिगा नहीं सकता। तो हम लोग पूरी मेहनत से, हमारी पूरी टीम पूरी ताकत से सोशल मीडिया पर सही विषयों को लाएगी और जो झूठ फैलाया गया है उसको, जनता में जो भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर किया जाएगा। देखिए, नितिन जी हमारे प्रभारी रहे हैं, साथ में काम करने का मौका मिला है। हमने काफ़ी सारी रणनीतियों में यहाँ भी साथ में काम किया, उनका मार्गदर्शन यहाँ पर भी मिला और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी योजना वो हमको देंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। बीजेपी महामंत्रियों की एवरेज एज 56 साल है। 50 साल की स्मृति ईरानी सबसे युवा महामंत्री हैं और विनोद तावड़े की उम्र सबसे अधिक 63 साल है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और संगठन का धन्यवाद, शीर्ष नेतृत्व का मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक छोटे से शहर से और इतना बड़ा अहम सम्मान दिया है। जो उम्मीद उन्होंने रखी है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। जिसका जो दायित्व लगता है कहीं भेजेंगे तो जैसा पहले भी रहा है, जो भी जिम्मेवारी मिलेगी पूरा करेंगे। नितिन नवीन आगे अभी अपनी टीम को जिम्मेदारियां बांटेंगे, लेकिन कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस सी है। संगठन संभालने का अनुभव रखने वाले विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश का चुनाव देख सकते हैं। स्मृति ईरानी यहां उनकी मदद करेंगी। सुनील बंसल पंजाब भेजे जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए संदीप पाठक को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, वो पंजाब में बीजेपी के लिए की मैन साबित हो सकते हैं। हरीश द्विवेदी ने अभी से राजस्थान में काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता से मैंने जीवन शुरू किया और जब जब जिस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे काम दिया मैंने उसको शिद्दत से निभाने की पूरी कोशिश की।
मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम दूं। देश के किसी हिस्से में, प्रदेश के किसी हिस्से में जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने उसको पूरा किया। मैं समझता हूं कि मेरे जैसे सामान्य परिवार के सामान्य कार्यकर्ता को और पार्टी ने उत्तरोत्तर इस तरीके की भूमिकाएं मुझे दी हैं। मैं भी संकल्पित हूं कि किसी भी परिस्थिति में पार्टी जो भी मुझे काम देगी, मैं निश्चित रूप से उसका निर्वहन। नितिन नवीन ने 8 महामंत्रियों के साथ 13 उपाध्यक्ष और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए हैं। पुरानी टीम से गिनती के नेताओं को रखा गया है। 13 उपाध्यक्षों की सूची में पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है। दूसरा नाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का है। उपाध्यक्षों की सूची में तीसरा और चौंकाने वाला नाम राम माधव का है। बंगाल की कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधु चंद्राकर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कर्नाटक के प्रोफेसर एम नागराज और आंध्र प्रदेश की डी पुरंदेश्वरी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। संघ के प्रचारक रहे लेखक चिंतक राम माधव की लंबे समय बाद बीजेपी संगठन में वापसी हुई है। मार्च 2021 में राम माधव को बीजेपी से वापस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेज दिया गया था। अगस्त 2024 में राम माधव की बीजेपी में वापसी हुई और उनको जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी बनाया गया। अब 17 अगस्त 2026 को नितिन नवीन की नई पार्टी टीम में राम माधव को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। नितिन नवीन की 65 सदस्यों वाली राष्ट्रीय टीम में 60% से अधिक सदस्य वंचित समाज से आते हैं। जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों को वरीयता मिली है। इस टीम को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का आशीर्वाद है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चुनाव यूपी का है, इसीलिए नितिन नवीन की टीम में सबसे ज्यादा स्पेस यूपी को मिला है। यूपी से 8 नेताओं को जगह दी गई, जो दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा है। यूपी से 2 महामंत्री बनाए गए, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी। यूपी से 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए, रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर। यूपी से 2 राष्ट्रीय सचिव भी बनाए गए, डॉक्टर भोला सिंह, संगीता यादव। इसके अलावा बीजेपी ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष अमरपाल मौर्य और अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष कुंवर बासित अली को बनाया गया। एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई है। इसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा रक्त भी हमको इसमें दिखाई पड़ता है। और विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र से उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भारती पवार, महामंत्री के रूप में विनोद जी तावड़े और कोषाध्यक्ष के रूप में पीयूष जी गोयल, इनके जैसे हमारे जो दिग्गज नेता हैं, इनको भी इस टीम में जगह मिली है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये जो हमारी टीम है, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्य है, उन कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम ये टीम करेगी, ये मेरा विश्वास है। 27 और 28 में जहां जहां चुनाव है, उन राज्यों को नितिन नवीन की टीम में प्रायोरिटी मिली है। राजस्थान में 1 जनरल सेक्रेटरी यानी 1 महामंत्री और 1 उपाध्यक्ष मिला। मध्य प्रदेश से 1 महामंत्री और 1 उपाध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड से 1 उपाध्यक्ष और 1 राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री और मीडिया कन्वीनियर बनाया गया। नितिन नवीन 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। टीम बनाने में उन्होंने 210 दिन लिए, तब जाकर यह टीम तैयार हुई। नरेंद्र मोदी की सरकार का कामकाज अलग है, पार्टी संगठन का ढांचा बिल्कुल अलग है। पार्टी संगठन नितिन नवीन को देखना है। अब समझते हैं कि पार्टी काम कैसे करेगी। पार्टी संगठन में टॉप पर नितिन नवीन है। उनके नीचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष है। बीएल संतोष के साथ 2 ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन शिव प्रकाश और सौदान सिंह है। बीएल संतोष, शिव प्रकाश और सौदान सिंह ये तीनों आरएसएस से आए हैं। इसके अलावा 8 जनरल सेक्रेटरी यानी 8 महामंत्री हैं। इस तरह 12 लोगों की ये टीम बीजेपी की कोर टीम होगी। पार्टी इन्हीं लोगों को चलानी है। सबसे ऊपर गाइडेंस प्रधानमंत्री का होगा। मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। चुनावी सीजन शुरू होने से पहले बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिमागी नक्सल का नाम दिया है। हथियारी नक्सल तो गए,
लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। 15 अगस्त को लाल किले से मोदी ने 2 शब्द बोले और देश भर में दिमागी नक्सलियों का दिमाग खोलने लगा। विपक्षी नेताओं में एक होड़ सी मची है खुद को दिमागी नक्सल बताने की। शुरुआत पी चिदंबरम ने की। चिदंबरम ने लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सामने आए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। दिमागी नक्सल व्यक्ति रूप में नहीं, विचार के रूप में बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर रहे हैं। दिमागी नक्सल बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव तैयार करते हैं और उसे बहुत आसानी से यूथ के बीच पहुंचा देते हैं। बीजेपी की नई टीम को इसी दिमागी नक्सल सोच से लड़ना है। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जाना है, कभी अर्बन नक्सल बोलते। मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कौन स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं। दिमागी नक्सल, अरे साहब अर्बन नक्सल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम था आपके हिसाब से, तो पीएचडी प्रोग्राम हो गया दिमागी नक्सल। जिनको दिमाग होगा ना, उन लोगों के हकूक के लिए बोलेंगे। आप उन्हें नक्सल कहें, राष्ट्रद्रोही कहें, विरोधी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आप हकीकत को छुपा नहीं पाएंगे। इस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं। जिस नस्ल की बात वो कर रहे हैं ना, दिमागी नक्सलवाद, वो उस नस्ल के लोग सिर्फ बीजेपी में मिलते हैं, जो सड़क पर नफरत बांटते हैं, जो सड़क पर चलते हुए लोगों को पीटते हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला करके जिस धर्म के अंदर प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता हो वो नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। जिस धर्म के अंदर सहिष्णुता हो, जिस धर्म के अंदर ये कहा गया हो वासुदेव कुटुंबकम, वो उसके अंदर एक दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों के लिए नफरत बढ़ते हैं। ये नक्सलवाद के लोग आपके यहां हैं, उस दिमागी नक्सलवाद के लोग हमारे यहां नहीं हैं। आने वाले चुनाव में सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाएंगे, आने वाले चुनाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लड़े जाएंगे। व्हाट्सएप और फेसबुक पुराने पड़ रहे हैं, ट्विटर यानी एक्स भी पीछे छूट रहा है। यूथ इंस्टाग्राम रील का दीवाना है, वहां भी लड़ाई छिड़ने वाली है। नई बीजेपी की नई टीम को इन सब के लिए तैयार किया जा रहा है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। राहुल गांधी पिछले 14 साल से कांग्रेस को नई कांग्रेस बनाने में लगे हैं, लेकिन राहुल आज तक नई कांग्रेस नहीं बना पाए। बीजेपी समय समय पर अपनी टीम को मॉडिफाई करती रहती है और अब नितिन नवीन की नई टीम सबके सामने है। पाकिस्तान में 14 अगस्त को खुमारी अभी तक नहीं उतरी। अपने जन्मदिन पर पाकिस्तान में जो जूते चप्पल चलने शुरू हुए थे वो अभी तक चल ही रहे हैं। टारगेट पर तो जनरल मुनीर है, लेकिन पब्लिक का गुस्सा निकल रहा है शहबाज शरीफ पर, क्योंकि मुनीर तो सीधे गोली मार देगा और इसीलिए भड़के हुए पाकिस्तानी शहबाज पर ही तड़ातड़ जूते बरसा रहे हैं। उधर मुनीर ने रावलपिंडी में मेडल की मंडी खोल ली है। आवाम आटे बिजली को तरस रही है और मुनीर थोक के भाव तमगे बांट रहा है। मुनीर की मंडी में सितारे तमगे किस भाव बिक रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जूते पर जूता, जूते पर जूता, जूते पर जूता। 14 अगस्त से जो शुरू हुई तो पाकिस्तान में जूतम पैजार अभी तक थमी नहीं। हुकूमत क्या देती है आपको? मैंने आपको बताया कि ना आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है, ना आपको पानी देती है, ना बिजली देती है, ना गैस देती है। पाकिस्तान में जिसको जितने जूते उसको उतने मेडल। पाकिस्तान में आजकल मेडल तो ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे 11वीं का लंगर हो, जैसे दाता दरबार का लंगर हो। पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। कौमी अवार्ड दे दो, ये निशान दे दो, ये इम्तियाज दे दो, ये तमगा पहना दो इसको। सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190, मतलब पैसा कोई आ नहीं रहा
और फील्ड मार्शल साहब ने स्पीड 190 रखी हुई है। 14 अगस्त को मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के नाम पर पाकिस्तानियों को खूब भरमाया, देशभक्ति का तमाशा सजाया और इसके बाद मेडल्स की लिस्ट जारी कर दी। जनरल मुनीर ने अपने 355 चमचों को सिविलियन अवार्ड दिलवाने का हुक्म निकाल दिया है। इसमें सबसे ऊपर नाम है गृह मंत्री मोहसिन नकवी का। ध्यान दीजिए कि ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने हाल ही में भाषण दिया था कि पाकिस्तान तो तबाह हो चुका है। एक चीज जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही, आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। पाकिस्तान की तबाही का पूरी दुनिया में ऐलान करने वाले मोहसिन नकवी जनरल मुनीर के खासम खास हैं। मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज दिया जाना है। निशाने इम्तियाज पाकिस्तान का सबसे ऊंचा सिविल अवार्ड है। कहने को अवार्ड पाकिस्तान सरकार देती है, लेकिन असलियत तो सब जानते हैं कि फौजी जनरल जिस पर मेहरबान हो उसी को इनाम मिलता है। शहबाज और जरदारी तो बस फौजी लिस्ट पर अपना ठप्पा लगा देते हैं। पाकिस्तान में आजकल मेडल तो ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे 11वीं का लंगर हो, जैसे दाता दरबार का लंगर हो। चुन चुन के एस्टेब्लिशमेंट के जो टट्टू थे ना, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बूट चाहते हैं, उनकी चमचागिरी की है, उनको चुन चुन के मेडल दिए जा रहे हैं। जिन्होंने फॉर्म 47 बनाए हैं, जिन्होंने सियासी गिरफ्तारियां की हैं, जिन्होंने लोगों के हकूक मारे हैं, जिन्होंने लोगों के घर गिराए हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन के मेडल दिए जा रहे हैं। ये लोगों को फिर चुन चुन के मेडल क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पैसा भी बनाया, खुद भी बनाया, इनको भी खिलाया है, वो भी खुश, हम भी खुश। ये मुल्क से गद्दारी है, ये आइन से गद्दारी है। जो आइन से गद्दारी करेगा पाकिस्तान में उससे बड़ा अवार्ड मिलेगा। सबसे बड़े अवार्ड के हकदार वो होते हैं जो आइन से गद्दारी करें, जो मुल्क से गद्दारी करें। मोहसिन नकवी को मेडल से इस बात पर फिर से मोहर लग गई है कि शहबाज शरीफ के दिन तो पूरे हो गए। शहबाज सरकार को कोसने वाला मोहसिन मुनीर का ही एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, यानी मुनीर बहुत जल्द पाकिस्तान का ऑफिशियल आला कमान बनने वाला है। ये सबसे बड़ा सिविलियन, जैसे उधर निशाने हैदर है ना, इधर निशाने इम्तियाज है। अच्छा, उधर तो शहीद होके मिलता है, इधर इन्होंने पता नहीं, हो सकता है शहीद ही हुए हों मोहसिन नकवी साहब, हमें नजर ना आता हो, या सिविलियन ऐसे ही शहीद होते होंगे जैसे मेरा मतलब कि, तो इसीलिए आला तरीन अवार्ड होगा ना। तो बहरहाल इन्हें निशाने इम्तियाज दिया जा रहा है। इंटरेस्टिंग खबर इसमें यह है कि यह दूसरी दफा दिया जा रहा है। अच्छा, ये पहले ले चुके हैं एक दफा, आज हमने इस खबर को देखा कि एक दफा फिर दिया जा रहा है। वो कौन लोग हो तुसी? मेरा ख्याल ये जो पिछले दिनों एक दूसरे के साथ गंदी बातें हुई ना, जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम बैठ गया, तबाह हो गया, तो अब उनसे जबरदस्ती मोहसिन नकवी को दोबारा एक बार फिर निशान इम्तियाज दिलवाया जा रहा है। पूरा खेल तमाशा पाकिस्तानी पब्लिक को भी पता है, इसीलिए वो भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रही है। 14 अगस्त के बाद सड़कों पर लगे रह गए पोस्टरों का हाल देखिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीरों पर तो चुन चुन कर जूते मारे जा रहे हैं। वहीं बाजू में आसिम मुनीर की फोटो भी लगी है, लेकिन उसे कोई छू तक नहीं रहा। सबको पता है कि मुनीर की तस्वीर को भी हाथ लगाया तो गोली पड़ जाएगी। मुनीर जब अपनी मेडल की लिस्ट तैयार कर रहा था, उस वक्त उसने शहबाज शरीफ को दूसरे काम पर लगा रखा था, कर्जदारी का डंका पीटने का काम। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं। मुनीर बड़े शातिराना तरीके से हर नाकामी, हर फजीहत का ठीकरा शहबाज सरकार के सिर फोड़ते जा रहा है। पाकिस्तानियों के सामने यह माहौल बना रहा है कि सारी करतूत शहबाज सरकार की है, जबकि दुनिया जानती है कि शहबाज की हैसियत मुनीर की कठपुतली से ज्यादा नहीं है। वो उसमें कह रहे हैं कि कर्जे लेने से मुल्क तरक्की करता है। ये मुझे नहीं पता कौन सी साइंस है। कह रहे हैं कि कर्जे लें, माल बनाएं, फिर कर्जा वापस कर दें। कौन सा कर्जा इन्होंने लेके वापस किया है और जो कर्ज की रकम है वो आज तक कौन से मंसूबों पर खर्च हुई है? लेकिन उनकी फिलॉसफी ये है कि कर्जा लें और मुल्क चलाएं। जिस तरह हमारे इलाकों में
जिम्मेदार हैं या वडेरे हैं, ज़मीनें बेचते रहते हैं और ज़िंदगी की आसाइशों को लूटते रहते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि ना ज़मीन रहती है, ना वो रहता है, स्टेटस रहता है, और फिर वो सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम को ये कह रहे हैं कि जनाब आप यही करें, बस कर्जे लेने से मुल्क तरक्की करता है और हम कर्जे ले रहे हैं और फिर हम बाद में लौटा देंगे। सऊदी अरब, चीन और अमेरिका तक कर्ज मांगने और हाथ पैर जोड़ने जनरल मुनीर खुद जाता है, लेकिन ये सारा कर्ज शहबाज शरीफ के नाम पर चढ़ा देता है। पाकिस्तान पर कर्ज 290 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये कर्ज पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर है। शहबाज शरीफ साहब ने ये जो काम किया है ना, जिस स्पीड से लोन लिया है ना, मैं कहता हूं ये शहबाज स्पीड पर लोन लिया है। एक्सपोर्ट गिराने का जो स्पीड है वो भी मैं कहूंगा कि शहबाज स्पीड से एक्सपोर्ट गिरी है। हम इतने गए गुजरे, और जो आप 30,000 अरब रुपया टैक्स देते हैं, हुकूमत क्या देती है आपको? मैंने आपको बताया कि ना आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है, ना आपको पानी देती है, ना बिजली देती है, ना गैस देती है। शरीफ और भुट्टो खानदान को पब्लिक गिन गिन कर गालियां दे रही है, तो मुनीर अपने और अपने चहेतों के मेडल गिने जा रहा है। बेशर्मी ऐसी है कि कोई हद बाकी नहीं छोड़ी। भारत ने बीते 4 साल में सिर्फ 509 सिविलियन अवार्ड दिए हैं, लेकिन मुनीर ने अपने 4 सालों की बादशाहत में 1500 से ज्यादा अवार्ड बांट दिए। तमगे बांटते हैं ना हम हर साल। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने जितने तमगे बांटे हैं और भारत ने जितने तमगे बांटे हैं, इनकी रेशो पता है क्या है? पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना तमगे बांटे हैं। भारत की आबादी पाकिस्तान से 5.5 गुना, 5.25 गुना ज्यादा है, तो उसको चाहिए था कि वो पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा तमगे बांटता, लेकिन भारत ने पाकिस्तान से 3 गुना कम तमगे बांटे हैं और पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा भारत से 1500 के करीब हमने बांटे, कोई 500 के करीब उन्होंने बांटे। ये 4 साल के अंदर हमने तो लंडा बाजार ही लगा दिया तमगों का। जो शख्स भी इस निजाम को सपोर्ट करता है ना, उसको ये अवार्ड दे देते हैं कि सदारती अवार्ड दे दो, कौमी अवार्ड दे दो, ये निशान दे दो, ये इम्तियाज दे दो, ये तमगा पहना दो इसको। वो फोर्सेस के लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनमें से किसी को भी इनाम नहीं मिलता।